सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ में हमने स्ट्रक्चर इन सी प्लस प्लस को स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये 4th पार्ट है। और अगर आपने इससे रिलेटेड प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम स्ट्रक्चर को फंक्शन के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज़ करते हुए। और अगर आपने मेरी सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज़ से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमर। लास्ट वीडियो में हमने ये प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था कि हम स्ट्रक्चर को फंक्शंस के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या किया था, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया था जिसके अंदर मेंबर वेरिएबल्स थे, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था और यहाँ पे यूज़र से हमने क्या किया था, वैल्यूज़ ली थी स्टूडेंट टाइप के डेटा को स्टोर कराने के लिए। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर को रिटर्न कराया था, यानी कि स्टूडेंट के वेरिएबल को रिटर्न कराया था और उसे हमने यहाँ पे रिसीव किया था एक और वेरिएबल के अंदर। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ पे शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था और क्योंकि डेटा हमारे पास आ चुका था S1 वेरिएबल के अंदर, उसे हमने यहाँ पे पास किया था, यानी कि स्ट्रक्चर को पास किया था क्योंकि ये स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल था। और यहाँ पे हमने क्या किया, शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को डिफाइन किया और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल पास किया था उसे रिसीव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक और वेरिएबल बनाया। तो वैल्यू आ गई यहाँ पे S वाले वेरिएबल के अंदर। तो उसकी मदद से हमने क्या किया, उसके मेंबर वेरिएबल्स को यहाँ पे प्रिंट कराया। बट इस तरह हम फंक्शन को यूज़ कर सकते थे सी लैंग्वेज के अंदर भी, इसलिए यहाँ पे हमें ये फैसिलिटी दी गई कि हम सी लैंग्वेज में जिस तरह फंक्शंस को यूज़ कर सकते थे उसी तरह हम सी प्लस प्लस के अंदर भी फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। बट सी प्लस प्लस क्या करता है, यहाँ पे हमें इससे भी एक अच्छा कंसेप्ट प्रोवाइड करता है जो कि है इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट से रिलेटेड मेंबर वेरिएबल्स हैं, इसी तरह स्टूडेंट से रिलेटेड जो फंक्शंस हैं उन्हें भी इस ग्रुप के अंदर होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस फंक्शन को कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ स्टूडेंट वाले स्ट्रक्चर के अंदर और मैं क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को भी यहाँ से कट करते हैं और यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर पेस्ट करते हैं। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है, इनकैप्सुलेशन ये कहता है कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितना भी डेटा है उसे एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए, चाहे उससे रिलेटेड मेंबर वेरिएबल्स हैं चाहे उससे रिलेटेड फंक्शंस हैं, उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। तो अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर वेरिएबल्स को लिखेंगे तो इन्हें हम कहेंगे मेंबर वेरिएबल्स, और अगर हम फंक्शंस को यहाँ पे लिखेंगे तो इन्हें हम कहेंगे मेंबर फंक्शंस। हम स्टूडेंट टाइप का जो भी वेरिएबल बनाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे मेन फंक्शन के अंदर हम वापस आते हैं तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट टाइप का एक वेरिएबल बनाया S1। ये जो वेरिएबल्स हैं ये S1 के मेंबर वेरिएबल्स हैं, इसी तरह ये जो फंक्शंस हैं ये S1 के मेंबर फंक्शंस हैं। और यहाँ पे अब फंक्शन को हम इस तरह से कॉल नहीं करेंगे क्योंकि ये जो फंक्शंस हैं वो मेंबर फंक्शंस हैं। जैसे हम मेंबर वेरिएबल्स को कॉल करते थे डॉट लगाकर, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने लिखा था S डॉट रोल नंबर, S डॉट नेम। तो हमने डॉट क्यों लगाया था, हमने डॉट इसलिए लगाया था क्योंकि रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स क्या थे, स्टूडेंट के मेंबर वेरिएबल्स थे। इसी तरह फंक्शन को कॉल करते वक्त भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे S डॉट सेट स्टूडेंट डेटा, क्योंकि हम S1 के मेंबर फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। अब क्या होगा, S1 की मदद से हमने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को किया कॉल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें यहाँ पे ये वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं होगी
और यहाँ पे एस डॉट रोल नंबर लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी, हम जस्ट रोल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे जस्ट नेम लिखेंगे और यहाँ पे जस्ट मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कराएंगे। और यहाँ पे भी अगर हम कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे तो हम क्या करेंगे, रिटर्न टाइप लिखेंगे वॉइड। सो आपका सवाल यहाँ पे हो सकता है कि हमने जस्ट लिखा रोल नंबर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस स्टूडेंट का रोल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक की बजाय 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 5 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ठीक है, 10 वेरिएबल्स का भी डेटा हो सकता है। यहाँ पे हमारे पास 500 स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रोल नंबर है ये किस स्टूडेंट का है? तो हमें यहाँ पे पता चलेगा कॉलर वेरिएबल की मदद से। हमने यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया S1 की मदद से। तो यहाँ पे सेट स्टूडेंट डेटा के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे वो किसके होंगे, S1 के होंगे। क्यों? क्योंकि S1 ने सेट स्टूडेंट डेटा को कॉल किया। तो यहाँ पे यूज़र जो भी रोल नंबर इंटर करेगा, नेम एंटर करेगा, मार्क्स एंटर करेगा, वो किसके होंगे, S1 के होंगे। तो जब ये फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो क्या होगा, S1 के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। सो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को पास नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे लिखेंगे S1 डॉट शो स्टूडेंट। तो S1 की मदद से हमने शो स्टूडेंट फंक्शन को कॉल किया। S1 के अंदर ऑलरेडी डेटा आ चुका है क्योंकि हमने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था S1 की मदद से। तो यहाँ पे यूज़र ने जो भी वैल्यूज़ इंटर की थी वो S1 के अंदर आ चुकी हैं। तो S1 की मदद से हमने शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया। तो यहाँ पे क्योंकि हम कुछ भी पास नहीं करने वाले तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब S1 की मदद से हमने शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया तो ये रोल नंबर किसका होगा, S1 का होगा, और ये नेम किसका होगा, S1 का होगा, मार्क्स भी किसके होंगे, S1 के होंगे। सो हमने क्या किया, यहाँ पे S1 की मदद से सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे यूज़र से वैल्यूज़ ली। यहाँ पे हमने डॉट नहीं लगाया, वेरिएबल का नेम भी नहीं लिखा, क्योंकि जिस वेरिएबल की मदद से हमने सेट स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया था ये मेंबर वेरिएबल्स उसी वेरिएबल के होंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि मेंबर फंक्शंस को इजाज़त है कि वो मेंबर वेरिएबल्स को डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं बगैर डॉट ऑपरेटर लगाए। सो यहाँ पे हमने यूज़र से डेटा लिया, उसकी मदद से हमने क्या किया, उसी वेरिएबल की मदद से शो स्टूडेंट डेटा फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे उन वेरिएबल्स को प्रिंट कराया। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है इंटर यूर रोल नंबर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करता हूँ 2 और यहाँ पे नेम एंटर करता हूँ अमार और यहाँ पे मार्क्स एंटर करता हूँ 90। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है यूर रोल नंबर इज़ 2, नेम इज़ अमार एंड मार्क्स आर 90। सो इस वीडियो के अंदर हमने क्या किया, सेकंड डिफरेंस देखा सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का और C++ लैंग्वेज के स्ट्रक्चर का। सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में क्या होता था, यहाँ पे वेरिएबल को बनाते वक्त हमें क्या करना पड़ता था, यहाँ पे एक कीवर्ड यूज़ करना पड़ता था स्ट्रक्ट। बट C++ में ये ऑप्शनल है, अगर हम लगाना चाहें तो लगा सकते हैं और अगर हम ना लगाना चाहें तो हम इसे यहाँ से इरेज भी कर सकते हैं, इस तरह भी हमारा काम चल जाएगा। ये फर्स्ट डिफरेंस था। सेकंड डिफरेंस हमने ये देखा कि C++ लैंग्वेज के अंदर हम इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये कंसेप्ट मौजूद नहीं था, तो हमें क्या करना पड़ता था, फंक्शंस को स्ट्रक्चर से आउटसाइड बनाना पड़ता था। स्ट्रक्चर के बाद हमें यहाँ पे फंक्शंस को बनाना पड़ता था स्ट्रक्चर के बाहर। बट C++ में हम क्या कर सकते हैं, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि ये कहता है कि फंक्शंस को होना चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, यानी कि एक एंटिटी से रिलेटेड जितना भी डेटा है, चाहे उसके मेंबर वेरिएबल्स हैं चाहे उसके मेंबर फंक्शंस हैं, उन्हें एक ही ग्रुप के अंदर होना चाहिए। सो आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी हम क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट ही यूज़ करेंगे।
सो वहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शंस को स्ट्रक्चर के अंदर बनाना पड़ता है। वहाँ पे हम क्लासेस को यूज़ करते हैं। तो जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे तो मैं इसे काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। सो स्ट्रक्चर से रिलेटेड एक और पार्ट भी आने वाला है। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें, और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को कवर किया हुआ है। इन दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और आई बटन के अंदर भी दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।